नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपने हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में क्रिया का अध्ययन करते हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन कर लिया था और विशेषण के अध्ययन का हमने गूढ़ अध्ययन किया था। संपूर्ण अध्ययन करने के बाद आज हम अध्ययन करेंगे अपनी कक्षा में क्रिया का। और हाँ मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ भाग आपका छूट जाएगा, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। हम बहुत अधिक उदाहरण नहीं देते हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। और ये मान के चलिए, ये सारी क्लासें आपकी जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सब ऑफलाइन वाली ही क्लासें हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए देखते हैं हम अपनी इस कक्षा में क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं। तो जानते हैं मित्रों क्रिया के विषय में। देखिए मित्रों, हम जो भी कुछ करते हैं वह सब कुछ क्रिया ही होता है। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाए वह सब कुछ क्रिया होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं वह क्रिया है। हम जो भी कुछ करते हैं वह क्रिया है। स्पष्ट है मित्रों? वह क्या है? क्रिया है। जैसे हंसना, रोना, गाना, चलना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि सब के सब क्या है? सब क्रियाएं। हमारे द्वारा जो भी कुछ किया जाए सब क्रिया है। लेकिन यह परिभाषा शुद्ध नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम परिभाषा की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में आया हुआ वह शब्द जिसके माध्यम से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए देखते हैं इसको व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं, हम कह सकते हैं कि वाक्य में आया हुआ वह शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यदि किसी वाक्य में कोई शब्द ऐसा आ जाए जिस शब्द के माध्यम से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो तो वह शब्द हमारा क्रिया कहलाता है। आइए मित्रों आगे जानते हैं। देखते हैं क्रिया। देखिए जो क्रिया शब्द है, यह क्रिया, इसका जो मूल होता है, क्रिया का मूल धातु होता है। अर्थात धातु से मिलकर ही क्रिया का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि सॉरी मित्रों, क्रिया का मूल धातु होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। स्पष्ट है मित्रों?
क्रिया का निर्माण धातु से होता है। यदि धातु नहीं होगी तो क्रिया भी नहीं होगी। तो क्रिया को समझने से पहले आइए मित्रों हम धातु को समझते हैं कि धातु है क्या। आइए इसको मिटा दिया मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातु समझते हैं मित्रों। धातु अभी हमने जाना मित्रों कि धातु क्रिया का मूल रूप होता है, अर्थात धातु से मिलकर ही क्रिया का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं धातु के विषय में। तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जिसमें ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है वह धातु होता है। स्पष्ट। चलिए देखते हैं धातु के विषय में। तो हम कह सकते हैं कि वह मूल शब्द जिसमें ना जोड़कर, जिसमें ना जोड़कर, जिसके अंत में ना जोड़कर, जिसके अंत में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है उसे धातु कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों। वह मूल शब्द जिसमें हमने ना जोड़ दिया और ना जोड़ने से वह क्रिया बन गई, तो वह शब्द मूल शब्द हमारा धातु कहलाता है। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हमने लिख धातु लिखी और इसमें हमने ना जोड़ दिया, तो क्या हो गया मित्रों? ये लिखना। हमने दौड़ धातु लिया और इसमें ना शब्द जोड़ दिया, तो ना जोड़ते ही हमारा क्या हो गया मित्रों? ये दौड़ना। और इसमें हमने हंस शब्द लिया और फिर ना जोड़ दिया, हो गया हंसना। इसी प्रकार से हमने एक शब्द और लिया, जैसे पढ़, और इसमें ना जोड़ दिया, पढ़ना था। यहां पर जो ये सब दिख रहा है, ये सब का सब हमारा क्या है? मूल शब्द है। और यही मूल शब्द हमारी क्या है मित्रों? धातु है। और ये सब जो निर्मित हुआ है ना जोड़ने के बाद, ये सब हमारी क्या है मित्रों? क्रियाएं हैं। स्पष्ट है मित्रों। तो हमने देखा कि धातु क्या होता है। धातु वह मूल शब्द होता है जिसके अंत में ना जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है, वह हमारा धातु कहलाता है। स्पष्ट है मित्रों। चलिए अब आगे चलते हैं धातु के विषय में और बातों को जानते हैं। तो देखते हैं कि धातु और आगे क्या क्या बताती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दीजिए इसमें। आइए मित्रों धातु के प्रकार पर चलते हैं। धातु के प्रकार को देखते हैं। धातु के प्रकार देखिए मित्रों, धातु के प्रकार की चर्चा करें तो धातु दो प्रकार की होती है, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। एक क्या होती है मित्रों? पहली हमारी है मूल धातु और दूसरी मित्रों हमारी है
यौगिक धातु, मूल धातु और यौगिक धातु। मित्रों अभी अभी हमने पीछे देखा था धातु के विषय में, और धातु में हमने पाया था कि जिस मूल शब्द में ना जोड़ दिया जाए तो हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, हमारा मूल धातु का अर्थ वही है कि जिसमें ना जोड़ने से हमारी क्रिया का निर्माण हो जाए, उसे हम मूल धातु कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं जिसमें ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण हो। स्पष्ट है? जिसमें ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण हो उसे हम मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिया में कुछ जोड़कर कोई अन्य क्रिया बनाई जाए तो उसे यौगिक धातु या यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक धातु या यौगिक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे चल हमारी मूल धातु और इसमें हमने ना जोड़ दिया तो क्या हो गया मित्रों? चलना। लिख हमारी मूल धातु, इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया मित्रों ये लिखना। इसी प्रकार से रो हमारी मूल धातु और इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया रोना। इसी प्रकार से खा हमारी मूल धातु और ना जोड़ दिया गया तो क्या हो गया मित्रों? खाना। तो ये सभी के सभी मित्रों हमारे क्या है? मूल धातु है। और ये सभी उससे निर्मित हमारी क्या है मित्रों? क्रिया है। ठीक है, आइए यौगिक धातु या यौगिक क्रिया की चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं, अभी हमने चर्चा किया कि क्रिया में यदि कुछ शब्द जोड़ दिया जाए, कोई वर्ण जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी क्रिया बन जाती है। तो जो दूसरी क्रिया निर्मित होती है, अन्य क्रिया, वही अन्य क्रिया हमारी मूल धातु या मूल क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना हमारी क्रिया है और इसी में हमने कुछ जोड़ दिया तो क्या हो गया हमारा मित्रों? लिखाना। और फिर कुछ और जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया मित्रों? लिखवाना। इसी प्रकार से हमने कह दिया चलना और यहां कुछ जोड़ दिया तो हो गया चलाना, और कुछ जोड़ दिया तो क्या हो गया मित्रों? चलवाना। स्पष्ट है मित्रों? मित्रों ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं भी होती हैं। ये हमारे मित्रों प्रेरणार्थक क्रियाएं भी होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये रहे हमारे मूल धातु और मूल यौगिक धातु के उदाहरण। ये हमारा धातु समाप्त हो गया, हमने क्रिया को समझा। अब आगे चलते हैं क्रिया के भेद पर।
उसको मिटा दीजिए मित्रों। आइए देखते हैं मित्रों क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, देखिए क्रिया के भेद के आधार कई होते हैं। सबसे पहले हम रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद को देखते हैं। ठीक है मित्रों, जो हमारा पहला भेद का आधार होगा वह होगा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिए मित्रों, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद की यदि चर्चा करें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। नंबर 1 मित्रों, सकर्मक क्रिया, और मित्रों दूसरी चर्चा करें तो दूसरा हमारा होता है अकर्मक क्रिया। स्पष्ट है मित्रों? देखिए सकर्मक क्रिया की चर्चा करें तो यहां पर सा का अर्थ होता है साथ, कर्म का अर्थ होता है कर्म के क्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रिया क्या हो कर्म के साथ हो, और यहां पर आ का तात्पर्य नहीं से है और बाकी हमारा क्या है कर्म के नहीं, कर्म के क्रिया। तो यहां पर नहीं का अर्थ हम बिना से ले सकते हैं, तो बिना कर्म के क्रिया। तो हम इसके आधार पर देख सकते हैं कि जिस क्रिया के अंतर्गत कर्म पाया जाता है वह हमारी सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के अंतर्गत कर्म नहीं पाया जाता वह हमारी अकर्मक क्रिया होती है। स्पष्ट है मित्रों? जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहां पर कह दिया बंदर आम खाता है। तो यहां पर मित्रों खाना क्रिया हो गया और आम हमारा कर्म हो गया, और बंदर को देखा जाए तो बंदर हमारा यहाँ पर कर्ता हो गया। स्पष्ट है? तो हमने क्या कहा, जो क्रिया कर्म के साथ हो, इसका मतलब यह क्रिया जो है कर्म के साथ है, तो यह क्रिया हमारी कैसी हो गई मित्रों? सकर्मक हो गई। और आइए यहां देखते हैं हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत उदाहरण के रूप में। तो हमने कह दिया रोबिन हंसता है, रोबिन हंसता है। अब यहां पर देखिए हंसना क्रिया हो गई और रोबिन मित्रों कर्ता हो गया, हंसने का कार्य रोबिन के द्वारा किया रहा, लेकिन कर्म यहां नहीं है, जिस कारण ये क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक हो गई। स्पष्ट है मित्रों? इस प्रकार से हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ ये हो गई कि हम कर्म को पहचाने कैसे, कर्म होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि गुरुजी ये कर्म है क्या। दूसरा प्रश्न उठा होगा कर्म को हम जाने कैसे। तो कर्म को जानने से पहले कर्म है क्या इसको जानना आवश्यक है। तो पितरों आइए देखते हैं कर्म है क्या, इसको मिटा दिया जाए।
सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पढ़ने से पहले हमें कर्म का अध्ययन करना पड़ेगा और कर्म को हम जानेंगे कि कर्म है क्या, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कर्म है क्या। कर्म क्या है? तो ये आपके मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि सर ने तो बता दिया, गुरुजी ने बता दिया कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह क्रिया हमारी सकर्मक होती है, तो हमें पता कैसे चलेगा क्रिया कर्म है या नहीं, जब कर्म को हम जानेंगे ही नहीं। तो कर्म को जानने के लिए पहले कर्म को जानते हैं, कर्म का अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या क्रिया जिसको प्रभावित करती है वह शब्द हमारा क्या होता है? कर्म होता है। स्पष्ट है मित्रों? क्या होता है वह शब्द? कर्म होता है। तो देखते हैं, कह सकते हैं किसी वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था, बंदर आम खाता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे कह दिया जाए राहुल केला खाता है। राहुल केला खाता है। अब देखिए यहां पर पुनः क्रिया है हमारी खाना, और इसका प्रभाव या फल केले पर पड़ रहा है, अर्थात खाने की क्रिया से केला प्रभावित हो रहा है और केला हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। और खाने की क्रिया जो करता है वह हमारा कर्ता कहलाता है, और क्रिया का फल या प्रभाव जो पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और जैसे ही क्रिया का फल जिस पर पड़ा कर्म हमें मिला, वैसे ही क्रिया हमारी क्या हो गई? सकर्मक हो गई। ठीक है मित्रों, सकर्मक हो गई। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल आगे हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का भली भांति पूर्ण रूप से, और क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।